जय हिंद दोस्तों। माई सेल्फ संजय लुणावत। हम आर्थिक समीक्षा और बजट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। राजस्थान में जो शहरी आबादी है, याद रखिए कौन सी शहरी आबादी, वह कितनी है। तो यहाँ पर देख लीजिए 24.9%। अगर आपसे ग्रामीण पूछा जाए तो 100 में से अगर इसे घटा देंगे तो वहाँ पर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 75.1। एक के साथ एक जीरो भी लगा सकते हैं। इसी तरह से हमारा एक अगला क्वेश्चन बनता है, वह है कि राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, मैं फिर से नाम बोल रहा हूँ, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, इसके अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब नेक्स्ट आप देख लीजिए, जापान की एक एजेंसी है जायका, क्या नाम है उसका, जायका, उसके सहयोग से राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना चलाई जा रही है। अब किस देश के सहयोग से, जापान के सहयोग से क्या चलाई जा रही है, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। इस परियोजना की अवधि कितनी होगी, 8 वर्ष होगी। कितनी वर्ष, 8 वर्ष। अब इसी में आगे आप देख लीजिए कि एक और पॉइंट है, गिरते भूजल को रोकने के लिए अटल भूजल योजना किनके नाम पर है, अटल भूजल योजना। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। अब अटल भूजल योजना है तो जाहिर है किसके सहयोग से शुरू हो रही है, भारत सरकार, और भारत सरकार के साथ ही और कौन है इसमें, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, इनके सहायता से हम शुरू कर रहे हैं। तारीख पूछी जाए तो 1 अप्रैल 2020। आपको 2020 याद रखना काफ़ी रहेगा। उद्देश्य क्या है, गिरते भूजल को रोकना और भूजल का बेहतर प्रबंधन। अब इसी तरह से हम आगे एक और पॉइंट चलते हैं। एक टर्म आती है, देखिए उसको, GSVA, इसको बोलते हैं कि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन, सकल राज्य मूल्य वर्धन। तो 2020-21 का जो आंकड़ा है कि उद्योग क्षेत्र का इसमें कितना योगदान है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 24.8%। आप इसको राउंड फिगर में 25% भी याद रख सकते हैं, क्योंकि डाटा एकदम बहुत ज़्यादा क्लोज टू क्लोज या नेक टू नेक नहीं आएगा। इसमें भी कभी आपसे पूछा जाए कि उद्योग क्षेत्र में, ये बात हो रही कि उद्योग क्षेत्र का कितना योगदान है, तो वहाँ आपका है 25%, यानी 24.8% GSVA में। कभी आपसे पूछा जाए कि ये उद्योग में ही, हम उद्योग की ही बात कर रहे हैं, इसमें विनिर्माण क्षेत्र का योगदान कितना है, याद रखिए विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, तो इसका योगदान कितना है, कभी ये पूछा जाए तो 9.31%। आप इसको 9.3 भी याद रख सकते हैं, इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, एक पूछा जाता है वन स्टॉप शॉप, सीधा सीधा परीक्षा में आ जाएगा कि वन स्टॉप शॉप क्या है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि वन स्टॉप शॉप एक ही स्थान पर समयबद्ध तरीके से सारी चीज़ें हो जाए, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है ना, उसको सुदृढ़ बनाने के लिए, यानी जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा निवेश हो रहे हैं, उनको प्रभावी सुविधा प्रदान करना। इसके लिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की भी गठन किया गया है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके अध्यक्ष कौन है, तो मुख्यमंत्री जी। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के अध्यक्ष कौन है, तो CM। अब इसी तरह से आगे देख लीजिए कि एक क्वेश्चन आता है रिको। रिको पर आप सभी जानते हैं कि लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है रिको। तो रिको का पूरा नाम है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड। यह राज्य के औद्योगिक विकास के लिए शीर्ष संस्था है। रिको शीर्ष संस्था है। अब देखिए रिको का काम क्या है, अधिकतर वृहद और मध्यम और इन उद्योगों के लिए, और राजसिको, स आ गया ना, स का मतलब क्या, स्मॉल, तो राजसिको का मुख्य फोकस होता है लघु उद्योगों पर। अब अगला हमारा जो बिंदु आता है, यहाँ पर आप देख लीजिए निर्यात वाला। तो निर्यात में राजस्थान से जो टॉप 5 वस्तुएं निर्यात होती है, कहाँ से, राजस्थान से, कितनी, टॉप 5,
तो उनमें आप देख लीजिए इंजीनियरिंग वाली वस्तु है, ठीक है, और इंजीनियरिंग वाली वस्तु के अलावा और क्या है, कपड़ा है, हस्तशिल्प है, रत्न और आभूषण है और धातु है। अब इन 5 चीज़ों का जो निर्यात होता है वह राजस्थान के कुल निर्यात का 50% से भी अधिक है, ठीक है। तो 50% से भी अधिक निर्यात मूल्य के हिसाब से अकेले इन 5 वस्तु का है। उनमें देख लीजिए इंजीनियरिंग, कपड़ा, हस्तशिल्प, रत्न और आभूषण और फाइनली धातु। फिर देख लीजिए खनिज में, तो राजस्थान में कितने खनिजों का भंडार है, तो 81 खनिज राजस्थान में है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्खनन कितने का किया जा रहा है, उत्खनन मतलब उसमें से कितनों को खोदकर निकाला जा रहा है, तो उत्खनन जो हो रहा है वह हो रहा है 57, याद रखिए 57। अब अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान एकमात्र उत्पादक, पूरे देश में एकमात्र उत्पादक राजस्थान है निम्न में से किन किन खनिजों में, तो देख लीजिए एक तो है सीसा और जस्ता, ये है लेड यानी प्लम्बम यानी सीसा, लोकल भाषा में इसको कथीर भी कहते हैं, और साथ में क्या होता है जस्ता, जेडन, जिंक, इसको यशद भी कहते हैं, और इन दोनों को जुड़वा खनिज भी कहते हैं, क्योंकि जहाँ सीसा मिलेगा वहीं जस्ता मिलेगा और साथ में चांदी भी मिलेगी। लेकिन चूंकि चांदी की मात्रा कम होती है इसलिए इनको तिड़वा नहीं जुड़वा खनिज कहा जाता है। अब सीसा जस्ता, सेलेनाइट और वोल स्टोनाइट, ठीक है, तो सीसा जस्ता हो गया, फिर क्या हो गया, सेलेनाइट हो गया और वोल स्टोनाइट। इसका राजस्थान एकमात्र उत्पादक राज्य है, एकमात्र उत्पादक। फिर है लगभग पूरा यानी अधिकांश, मैक्सिमम, वो कौन से खनिज जिनका मैक्सिमम उत्पादन राजस्थान में होता है, तभी आपको बताया ये सिल्वर, सिल्वर को अपन चांदी बोलते हैं, रजत बोलते हैं, लैटिन भाषा में इसका नाम अर्जेंटम है, ठीक है, और चांदी हमेशा जहाँ सीसा और जस्ता मिलता है वहीं चांदी मिलेगी। तो लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है। ऐसे खनिज कौन से हैं, चांदी, कैल्साइट और जिप्सम। याद रखिए जिप्सम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिप्सम पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि राजस्थान की भूमि में जो लवणीयता की जो उपचार किया जाता है वह जिप्सम के द्वारा किया जाता है। कई बार इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं कि सेम की समस्या में किसका सहायता लेते हैं सेम की समस्या को दूर करने में, तो जिप्सम, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट है, उसका हाइड्रेट CaSO4 ट्वाइस H2O, ठीक है। सेम की समस्या मतलब वही दलदली समस्या, ठीक है। फिर आगे देख लीजिए हमने क्या पढ़ लिया कि पूर्ण रूप से राजस्थान का मैक्सिमम। अब आते हैं प्रमुख राजस्थान जिनमें प्रमुख उत्पादक है किस किस में। अब प्रमुख उत्पादक में हम देख लेते हैं कौन कौन है। सबसे पहले तो देखिए बाल क्ले, ठीक है, फिर आता है फास्फोराइट, फिर आता है ओकर, फिर आता है स्टीएटाइट, फेल्सफ्लार और फाइनली फायर क्ले, ठीक है। अब और किन में राजस्थान का पूरे देश में प्रमुख स्थान है, तो संगमरमर, संगमरमर में आप जानते हो नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं। संगमरमर के साथ और क्या है, सैंडस्टोन और ग्रेनाइट, ठीक है। फिर यहीं पर एक और चीज़ आती है कि और किस में हम अग्रणी हैं, सीमेंट में। अब सीमेंट उत्पादन में भी कौन कौन सा, तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि स्टील सीमेंट ग्रेड और स्टील ग्रेड लाइम स्टोन के उत्पादन में, यानी बात किसकी हो रही है, लाइम स्टोन की। और ये लाइम स्टोन कहाँ काम आ रहा है, सीमेंट के निर्माण में, इसलिए लाइम स्टोन का जो ग्रेड बनेगी वह है सीमेंट ग्रेड और स्टील ग्रेड। फिर इसी में आगे देखिए और जो क्वेश्चन बनते हैं कि कच्चे तेल का जो भारत में कुल उत्पादन हो रहा है ना, भारत में कितना हो रहा है, 32 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम, ठीक है। यह है भारत का कुल कच्चे तेल का उत्पादन। उसमें राजस्थान का योगदान कितना है, 23%, 23%। अगर आपसे मात्रा पूछी जाए तो भारत में तो हो रही है 32 मीट्रिक मिलियन टन पर एनम, और अगर यही पूछा जाए राजस्थान में तो राजस्थान में कितना हो रहा है, 7 MMTPA, ठीक है। अब भारत में सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का उत्पादन कहाँ पर होता है,
तो याद रखिए बॉम्बे हाई में। कहाँ पर हो रहा है? बॉम्बे हाई। अब ये जो बॉम्बे हाई है यहाँ पर कितना हो रहा है? तो आपको बता दें देश के कुल उत्पादन का 40%। तो ये बॉम्बे हाई तो हो गया तेल, कच्चे तेल के उत्पादन में प्रथम, और दूसरे नंबर कौन हो गया? राजस्थान। अभी जो लेटेस्ट, अभी आपके करंट के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आ सकता है कि लेटेस्ट एक जो नवीन ब्लॉक आवंटित किया गया है कच्चे तेल के जो उत्पादन के अंतर्गत हम जो देख रहे हैं कि एक लाइसेंसिंग नीति है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तेल और गैस अन्वेषण के लिए, तो वो कहाँ पर दी गई है? बीकानेर नागौर बेसिन में दिया गया है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लेटेस्ट है। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन आ रहा है कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, किसकी बात हो रही है? युवाओं की। क्या देना है? संबल देना है। तो ये किसके हैं? युवा बेरोजगारों के लिए। ठीक है। कब शुरू की गई? 1 फरवरी 2019 को। अब इसके अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता कितना है? 3,000 रुपये। ये तो दिया जाएगा पुरुषों को, और 3,500 किसको दिया जाएगा? प्रति माह भत्ता महिलाओं को, ट्रांसजेंडर को और दिव्यांगों को। ये रुपया अधिकतम कितने समय के लिए दिया जाएगा? 2 वर्ष के लिए। और प्रति माह कितना दिया जाएगा? 3,000 और 3,500 पर 2 साल तक, या पहले अगर उसके पहले रोजगार मिल जाता है, जो भी पहले हो जाए वहाँ तक। अब अगर देखा जाए ऊर्जा पर जो क्वेश्चन आते हैं तो 2020 तक, याद रखिए आंकड़े अपने पास जो है दिसंबर 2020 तक के आंकड़े हैं, देख लीजिए आप। 12वां महीना दिसंबर 2020 तक राजस्थान की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? तो वो देख लीजिए। इसमें लगभग 27,000 कितनी है? 27,000 मेगावाट, 21,700 मेगावाट, 21,700 मेगावाट हो चुकी है। अब इसी में आगे और हम बढ़ते हैं। राजस्थान में सौर ऊर्जा की अगर बात की जाए तो सौर ऊर्जा की जो क्षमता देखी जाती है राजस्थान के अकॉर्डिंग, तो वो क्षमता कितनी है? 142 गीगावाट। ये मात्रक याद रखिएगा, गीगावाट है, इतनी हमारे पास क्षमता है। और दिसंबर 2020 तक हमारे यहाँ पर 5,000 मेगावाट, यहाँ 5,002 दे रखा है, आप इसको क्या ले सकते हो? राउंड फिगर में 5,000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। देखिए क्षमता कितनी गीगावाट में दे रखी, और अभी हमारे यहाँ जो एस्टेब्लिश हो चुका है वो किस में है? मेगावाट में दे रखा है। एक और क्वेश्चन आपसे आता है कि राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, किसकी बात कर रहे हैं हम? सौर ऊर्जा नीति की। आप जानते हो कुछ नीतियों के साल के बारे में जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई? 2019 में। इसी प्रकार सौर के साथ ही याद रखिए पवन ऊर्जा नीति, यानी पवन के साथ क्या? पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति, इसका भी साल कितना है? 2019। अब अभी हमने सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ा। यहाँ देख लीजिए पवन ऊर्जा में राजस्थान की क्षमता कितनी है? 1,27,750 मेगावाट है राजस्थान में पवन ऊर्जा की जो अनुमानित क्षमता। लेकिन हमारे पास स्थापना मात्र कितनी है? 4,337। आप लगभग इसको 4,340 भी मान सकते हैं। 4,340 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा इकाइयाँ स्थापित हो चुकी हैं। फिर सड़क के बारे में अगर देखा जाए तो मार्च 2020 के हमारे पास आंकड़े हैं, मार्च 2020 तक के आंकड़े। अब वो आंकड़े क्या है कि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर की बात कर रहे हैं हम, कि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में राजस्थान में सड़कों का घनत्व कितना है? राजस्थान में कितना है? देखिए 78.61 किलोमीटर। अब आप कहेंगे कि ये 100 में, ये 100 नहीं है, 100 वर्ग किलोमीटर है। उस क्षेत्र में राजस्थान में सड़कें कितनी है? 78.61 किलोमीटर। आप खाली 78 भी याद रख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। और जबकि भारत का देखा जाए, हमारे देश का, तो वो ये औसत कितना बैठता है? 152 किलोमीटर, 152 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में। अब यहीं पर एक और पॉइंट है कि वाल टू वाल क्या है? एक आपसे पूछा जा सकता है कि वाल टू वाल यह कार्यक्रम क्या है? तो आपको बता दें, यह बजट घोषणा के अनुसार किया गया है। अगले 5 वर्ष में सभी ग्राम पंचायतों में विकास पथ का निर्माण किया जाना है।
तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाल टू वाल किससे रिलेटेड है, ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, क्या करना है, विकास पथ यानी रोड बनाने हैं, और कितने वर्षों का ये प्रोग्राम है, तो 5 सालों का है। फिर इसमें एक देख लीजिए, एक क्वेश्चन आता है मोक्ष कलश। क्या आता है? मोक्ष कलश। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये राजस्थान राज्य पथ परिवहन जो निगम है उसका एक प्रोजेक्ट है, उसका एक ये नवाचार है। इसमें हरिद्वार के लिए, कहाँ के लिए? हरिद्वार के लिए जो निशुल्क अपने परिजनों की अस्थि विसर्जन के लिए संचालन किया गया है। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन और देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना कौन सा? ग्रामीण। ठीक है, तो प्रत्येक लाभार्थी को 1,20,000 रुपये वित्तीय सहायता राशि दी जाती है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक और कार्यक्रम है केंद्र सरकार का ही, वो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। किसके लिए शुरू किया गया है? गरीब कल्याण रोजगार अभियान, प्रवासी मजदूर के लिए। फिर हम देखते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन आता है कि शहरी आबादी और ग्रामीण आबादी में, तो राजस्थान में शहरी आबादी वाला जिला, किसकी बात कर रहे हैं हम? शहरी आबादी वाले, और वो भी किस में? जिले में। ठीक है, तो उसमें नंबर 1 कौन है? फर्स्ट नंबर पर है कोटा। कोटा की 60% से भी अधिक आबादी, यहाँ पर मैं बता दूँ 60.31 भी दे रखा है, पर आपको 0.31 में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परीक्षा का समय पास से इतना डेप्थ में कोई परेशानी होती नहीं। तो कोटा नंबर 1 है, यहाँ की 60% से भी अधिक आबादी शहरों में रहती है। सेकेंड नंबर जयपुर में है। आजकल क्या पहले दूसरे या ऐसे 3-4 के सेट पूछ लिए जाते हैं, तो खाली फर्स्ट को याद करके छोड़ दे वो भी ठीक नहीं। दूसरे नंबर जयपुर है, जयपुर में 52.40%, मैं आपको खाली 52% लिख रहा हूँ, इतनी आबादी शहर में रहती है। और तीसरे नंबर पर है अजमेर। अजमेर में 40% आबादी शहरों में रहती है। आपको क्या ध्यान रखना है कि शहरी आबादी वाले ज़िले में कौन कौन से हैं? प्रथम कोटा, सेकंड जयपुर और थर्ड अजमेर। अब कभी आपसे ये पूछा जाए कि शहरी आबादी का तो हो गया, अगर ग्रामीण आबादी का पूछे कि सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है, सिंपल सी बात है, जिसमें शहरी आबादी सबसे कम है वहाँ ग्रामीण आबादी सबसे ज़्यादा होगी। तो शहर के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट में और ग्रामीण के अकॉर्डिंग सबसे टॉप पर नंबर 1 कौन है? डूंगरपुर। ठीक है, और सेकेंड नंबर पर कौन है? बाड़मेर। सेकेंड नंबर पर है बाड़मेर। अब डूंगरपुर में जो शहरी आबादी है वो 6.39% रहती है। तो जब ये शहरी आबादी 6.39 है तो ग्रामीण आबादी जाहिर है 93% से ऊपर चली जाएगी। इसी प्रकार बाड़मेर में 6 समथिंग इस तरह की आबादी दे रखी है, 6.98 यानी 7%। तो वहाँ पर भी 93% ग्रामीण आबादी हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना, ग्रामीण आबादी में टॉप कौन है? डूंगरपुर, सेकेंड नंबर बाड़मेर और तीसरे नंबर है बांसवाड़ा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए, जन सूचना पोर्टल। क्या पढ़ रहे हैं हम? जन सूचना पोर्टल। ठीक है, अब यह पोर्टल राजस्थान सरकार का है। सभी योजनाओं की, जो जितनी भी योजनाएं क्रियान्वित की जाती है, उनकी जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाए। एक और है आई स्टार्ट पोर्टल। क्या नाम है उसका? आई स्टार्ट, START, आई स्टार्ट पोर्टल। ये जितने भी स्टार्टअप है उनके लिए सिंगल विंडो की तरह कार्य कर रहा है। फिर यहाँ पर देख लीजिए कि एक होता है, आपने देखा होगा 181, यह राजस्थान संपर्क पोर्टल है। यह केंद्रीय शिकायत निवारण मंच है। तो टोल फ्री नंबर है 181। इसी में हम अगला पॉइंट देखते हैं कि एक नया बिंदु जो है, आप देखिए, ई औषधि। क्या नाम है उसका? ई औषधि। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो शुरुआत या टारगेट रखा गया है, कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है उसमें काम में आने वाली 57 प्रकार की जो महत्वपूर्ण औषधियाँ हैं और अन्य सामान है, उनके स्टॉक की मॉनिटरिंग के लिए ई औषधि ऐप शुरू किया गया है। अब एक और महत्वपूर्ण चीज़ देख लीजिए, राजस्थान जन आधार योजना। राजस्थान जन आधार योजना। अब इसका जो नारा या इसका उद्देश्य क्या है? एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान।
एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान। ये इसका क्या है, नारा है, मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है। यह 2019 से ही प्रभावी हो चुका है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगला जो हमारा बिंदु है वह है राजस्थान पर्यटन नीति। अब राजस्थान की पर्यटन नीति से मैंने अभी बताया था कि पर्यटन या जो भी हो, चाहे वो सौर ऊर्जा नीति हो, चाहे पवन ऊर्जा नीति हो, उनसे संबंधित साल पूछा जाता है। तो राजस्थान पर्यटन नीति से संबंधित साल क्या है, 2020। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है कि कैलेंडर वर्ष 2020। अब देखिए कैलेंडर वर्ष मतलब क्या होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ये है कैलेंडर वर्ष में 1,51,00,000 पर्यटक राजस्थान में आए। 1,51,00,000 पर्यटक कौन है, ये स्वदेशी हैं, प्लस 4.5 लाख, 4.4 से ये क्या है, विदेशी पर्यटक है। तो राजस्थान में इस कैलेंडर वर्ष में टोटल कितने पर्यटक आए, तो 1,55,00,000 के आसपास पर्यटक राजस्थान में आए हैं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, आप देख लीजिए कि शिक्षा से रिलेटेड कुछ पॉइंट आते हैं कि भाई शिक्षा दर्शन क्या है। शिक्षा दर्शन, तो शिक्षा दर्शन किस पर चलाया गया, नाम से आप बता सकते हैं कि दर्शन है मतलब दूरदर्शन पर। ठीक है, सभी कक्षाओं के लिए। अब कक्षाओं में क्या हो गया, 1 से 12वीं। तो अभी कोविड वाले मामले में जब सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ था, ठीक है, स्कूलें बंद थी, तो ऐसे में भी बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि राजकीय विद्यालय में कितने विद्यार्थी नामांकित है। नॉर्मली इस तरह का प्रश्न कम पूछा जाता है, फिर भी मैं यहाँ पर बता दूँ लगभग 62.5 लाख, 62,48,000 विद्यार्थी राजकीय विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना। तो यह योजना के अंतर्गत कौन सी क्लास की किताबें निःशुल्क बंटवी जाती है, तो 1 से 8वीं तक की, तो जो भी सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं बच्चे उन सबको फ्री कराई जाती है। और 9वीं से 12वीं के लिए भी कुछ नॉर्म्स के साथ कि वो आयकर नहीं दे रहे हों, बच्चियाँ हों। और यह किसके माध्यम से किया जाता है, महत्वपूर्ण है, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल के माध्यम से। एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जयपुर में है। साथियों मैं आपको एक मतलब एक टिप दे देता हूँ कि जिसके भी हेडक्वार्टर पूछे आपको पता हो तो बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं। और किसी का हेडक्वार्टर आपको नहीं पता हो और आप रिस्क लेना चाहते हैं और ऑप्शन में जयपुर है तो वो कर दीजिएगा, क्योंकि अधिकतर के हेडक्वार्टर जयपुर में ही है, सबके नहीं है ना, अधिकतर के। यहीं पर एक और क्वेश्चन जो आता है वह है कि RTE, राइट टू एजुकेशन। अब राइट टू एजुकेशन का साल कौन सा है, तो 2009। अब इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजस्थान में कब से लागू हुआ, राजस्थान में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। इसमें यह है कि 25% सीटें निजी विद्यालयों में कमजोर और वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है। अब ये कौन सी धारा में दे रखा है, इस RTE की धारा 12G। इतना डीप में भी क्वेश्चन जो है ना एजुकेशन एग्जाम उनमें आते हैं, पटवारी या ग्राम सेवक, ग्राम सचिव वीडियो वाले में शायद ही आए, लेकिन जो आ सकता है मैं बता रहा हूँ कि अब इन निजी स्कूलों में इन 25% सीटों पर प्रवेश के लिए आय सीमा अब बढ़ा करके कितनी कर दी गई है, 2.5 लाख रुपये सालाना। मतलब ऐसे अभिभावक जिनकी वार्षिक आय साल भर की कितनी रहे, 2.5 लाख रुपए तक हो, वो आवेदन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लीजिए कि KGBV, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, यह इसका उद्देश्य क्या है, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। अब कुछ जो क्वेश्चंस और आ सकते हैं वो आप देख लीजिए कि IIT कहाँ, राजस्थान की IIT कहाँ पर है, तो जोधपुर में है। ठीक है, फिर यहाँ पर देख लीजिए ट्रिपल IIT है ना, IIIT, ये कहाँ पर है, कोटा में है। कन्फ्यूज मत होइएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIT जोधपुर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT जोधपुर में है, और IIIT यह कोटा में है, और MNIT यह जयपुर में है, और IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यह उदयपुर में है। ये इनमें से एक क्वेश्चन आपके बन जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है।
फिर यहाँ पर आगे आप देखिए, एक और क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। आयुष्मान भारत, ठीक है ना, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। अब इस योजना में ये कब से लागू किया गया है? 2019 से। ठीक है, अब इसमें क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य के गरीबों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करना। अब किसे पात्र माना जाएगा? जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जानते हैं ना आप, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 में हुई थी, उनमें जो उनके आधार पर लाभार्थी परिवार को पात्र माना जाएगा। और इसका उद्देश्य और क्या है? कैशलेस उपचार। कैसा? कैशलेस। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि कुल इसमें कितनी क्या पैकेज है। तो बीमा कवर 5 लाख रुपये प्रति वर्ष है, 5 लाख रुपये प्रति वर्ष, जिसमें सामान्य बीमारियों के लिए 50,000 और गंभीर बीमारियों के लिए 4.5 लाख। आपसे 5 लाख तक ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, जननी राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। नाम में ही है कि नाम में क्या शामिल हो चुका है कि जननी और शिशु, उन दोनों की सुरक्षा के लिए योजना, ताकि गर्भवती महिलाओं और नवजात की जो मृत्यु दर है उसको कम किया जा सके, उनको सपोर्ट किया जा सके। फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन देख लीजिए कि ये जो कोविड-19 है, इसमें जो जिन्होंने ड्यूटी दी है, अगर उनकी ड्यूटी के दौरान कोरोना होने से मृत्यु होती है तो 50 लाख रुपए की उसमें उनको क्या है? सहायता राशि है, दावा राशि है। ये एक क्वेश्चन बन सकता है। एक अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि अभी कोविड-19 की रोकथाम के लिए पूरे देश भर में जो मॉडल चर्चित हुआ था, तो मॉडल कौन सा था? तो आपको बता दूं, भीलवाड़ा मॉडल। भीलवाड़ा को राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी भी बोलते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर भी बोलते हैं और अभ्रक सिटी भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। एक डीप में आजकल क्वेश्चन आते हैं, आप जानते हो, एक पूछा जा सकता है मीसा लीसा मिशन। क्या है? मीसा लीसा मिशन है, यह मिशन किससे रिलेटेड है? इस मिशन पर अगर कभी आपसे क्वेश्चन आ जावे, ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, उच्च जोखिम, जो कोविड से जो उच्च जोखिम वाले व्यक्ति हैं ना, उनकी स्क्रीनिंग के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप देख लीजिए कि जल जीवन मिशन, ठीक है नहीं, जल जीवन मिशन में केंद्र और राज्य के बीच जो फंडिंग है उसका अनुपात क्या है? 1:1। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य, जो 2015 को उन्होंने 2015, याद रखिए 2015 को उन्होंने अनाउंस किए थे, जिसमें 17 तो ये लक्ष्य मुख्य लक्ष्य है और 169 गौण लक्ष्य अंगीकार किए गए हैं। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाएगा कि भी राजस्थान इनमें अच्छा काम कर रहा है। नेक्स्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद, क्या बात कर रहे हैं हम? राजस्थान की आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री जी हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। एक कभी आ जावे कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, यह किससे संबंधित है? तो यह उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो, मिलावट को रोकने के लिए। फिर यहाँ पर देख लीजिए एक और क्वेश्चन आता है कि मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, क्या नाम है प्रोजेक्ट का? निशुल्क दवा योजना। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपका आ सकता है कि वर्तमान में 713 आवश्यक दवाएं, कितनी? 713 आवश्यक दवाएं इसमें शामिल है। और आगे हम देख लेते हैं इसमें
महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश स्कूल, ठीक है, इसको बोलते हैं महात्मा गांधी यानी MG गवर्नमेंट इंग्लिश स्कूल। कुल याद रखिए 301, कई जगह 302 भी लिखने में आते हैं कि इतने ब्लॉक हैं, ठीक है। अब इन ब्लॉक में से 134 में तो चल रहे हैं स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल। इन 134 ब्लॉक को छोड़कर शेष जो 168 ब्लॉक है वहाँ पर महात्मा गांधी सरकारी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। एक और आपसे जो क्वेश्चन आता है सिलिकोसिस नीति, ध्यान रखिए क्या पूछा जाएगा आपसे, सिलिकोसिस नीति, ठीक है। तो उसमें आपका क्वेश्चन होना चाहिए, देखिए सिलिकोसिस नीति। अब जो खदानों में काम करते हैं ना उनको यह सिलिकोसिस नामक भयानक रोग हो जाता है, तो उससे राहत देने के लिए सरकार ने जो नीति शुरू करी है वह 2019 से रिलेटेड है। इनको वित्तीय मदद की जाएगी। एक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। अब ये सारी चीज़ें इनमें से क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत जो वित्तीय सहायता दी जाएगी उसके लिए उस कन्या का कितना 18 वर्ष से अधिक का होना जरूरी है। मैक्सिमम 2 कन्याओं को ही यह उनके विवाह में ही यह राशि दी जाएगी। इसकी जो राशि रखी गई है वह कितनी है, 31,000 रुपये रखी गई है। अब इन्होंने बताया कि अगर लड़की 10वीं पास है तो 10,000 और एक्स्ट्रा हो जाएगी और लड़की ग्रेजुएट है तो 20,000 रुपये और एक्स्ट्रा हो जाएगी। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना, किनकी बात हो रही है, वृद्धावस्था सम्मान योजना, ठीक है नहीं, वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। अब इसमें जो महिला है उनके लिए आयु क्या रखी गई है, 55 वर्ष, और जो पुरुष है, ठीक है नहीं, उनके लिए रखी गई है 58 वर्ष। प्रति माह इनको दिया जाएगा 750 रुपये, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं पालनहार योजना। पालनहार योजना पे आप जानते हैं सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है। बच्चे के माता पिता दोनों अथवा दोनों में से कोई एक अगर उनकी मृत्यु हो जाती है या वो आजीवन कारावास या मृत्युदंड मिला हो या उन्हें एड्स से ऐसी कोई बीमारी हो गई हो तो सरकार उन बच्चों की जो संरक्षक है उन्हें राशि प्रदान करते हैं, ठीक है। अब आगे और देख लीजिए, एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ अगले फैक्ट्स अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।